Hello students, this is Nidhi Agarwal and today we will going to understand bright field microscopy under bioinstrumentation tutorials. So we go ahead. So firstly, what do you understand by the light microscope and what are the criterias which we are taking for their different scenarios in case of microscope understanding. तो लाइट माइक्रोस्कोप इससे पहले भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन में अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुकी हूँ. इसी से रिलेटेड हम आज और आगे मूव करेंगे जो कि हमको और इसकी डिटेलिंग के बारे में बताएगा जो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर टाइप्स के फॉर्म में बात की जाएगी. सो फर्स्ट वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप. सो हाउ इट वर्क्स. Light microscopes use glass lenses to bend and focus light rays to produce enlarged image of small object. ये तो एक लाइट माइक्रोस्कोप का अपना एक काम करने का ट्रेडिशन है कि वो ग्लास लेंसेज को यूज करते हैं और जो लाइट रेज हम उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं बाय द सनलाइट और बाय द आर्टिफिशियल सोर्स, उसकी वजह से जो भी आप ऑब्जेक्ट, जो भी स्पेसिमेन अपने मैकेनिकल स्टेज के ऊपर जो आपने रखा है उसको देखना चाहते हैं, उसको आप देखते हैं. और जो आपका देखने का मोटिव होता है दैट इज अ मैग्निफिकेंट व्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और योर स्पेसिमेन. सो यू नीड टू बी मैग्निफाइड एज वेल एज टू रिजोल्यूट इट. रिजोल्यूट मतलब कि आपको उसके हर एक फाइबर, हर एक पॉइंट को डिस्टिंग्विश पॉइंट पे देखना ज़रूरी है. अदरवाइज वो माइक्रोस्कोप क्या करेगा, आपके लिए केवल एक ब्लर मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट कर देगा जो कि आपके लिए एक यूजलेस पिक्चर के फॉर्म में प्रोड्यूस होगी. अब इतनी बात समझने के बाद हमको ये समझ में आने लग गया कि माइक्रोस्कोप इज नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैग्निफिकेशन, इट इज ऑल्सो पर्पस फॉर ब्राइटनेस एज वेल एज सेचुरेशन एज वेल एज शार्पनेस ऑफ देयर पिक्चर्स, और जिसको हम एक वन रैपिंग में बोलते हैं रिजोल्यूशन. तो जो लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन करने का तरीका है या फिर रिजोल्यूशन करने की जो कैपेसिटी है दैट इज योर 0.2 माइक्रोमीटर. अब इसको अगर मैं लेमन में समझाऊँ आपको या फिर कहें सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.2 माइक्रोमीटर, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग अ 2 पॉइंट्स, अगर आप 2 पॉइंट को कंसिडर करते हैं तो जो उनके बीच में गैप है, वो जो गैप अगर इतना है 0.2 माइक्रोमीटर, तो ये उस पॉइंट तक ही आपको वो रिजोल्यूशन दे सकता है. अगर ये पॉइंट्स और इसके नियर बाय पोजिशन पे आके सेट हो गए, जैसा कि यहाँ है, जैसे कि द डिस्टेंस अब बहुत कम हो गया इनके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर आके आपका लाइट माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा. मतलब कि ये उन दोनों पॉइंट्स को एक मर्ज सिचुएशन में या फिर आपके लिए कंफ्यूजन वाली स्टेशन में आपको लाके छोड़ देगा. ठीक है, तो इसको हम रिजोल्यूट करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज. तो इसके लिए आपको एक हायर वर्जन पे जाना होगा दैट इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फर्स्ट. लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो माइंडसेट है किसको देखने का है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप, तो आप इस रिजोल्यूशन की कैपेसिटी को हाल फिलहाल अपने दिमाग में रखिए कि लाइट माइक्रोस्कोप के कितने भी टाइप्स होंगे, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेज कंट्रास्ट, फ्लोरेसेंस, इनका जो मैक्सिमम रिजोल्यूशन होगा वो इसी रेंज में होगा, इससे ज़्यादा ब्राइट वो नहीं हो सकता. आफ्टर दैट व्हेन वी विल मूव टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वहाँ पर आपको एक बहुत नया डेवलपमेंट दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे जो भी विजन क्रिएट किया जाएगा या आपको जो विजन मिलेगा दैट इज अप टू अ लेवल ऑफ अल्ट्रा. दैट मीन्स आप नैनो लेवल में वो चीज़ें देख सकते हैं. वी विल डिस्कस सून इन दोज लेक्चर्स. नाउ आफ्टर दैट firstly we need to be describe about bright field, so go ahead with the slides. This is a simple ब्रॉड डिस्क्रिप्शन और डिवीजन कह सकते हैं हम इसको कि माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है और उसके ये टाइप्स होते हैं. नाउ बिफोर डिस्कसिंग ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दूं जो जिन पॉइंट्स को या फिर जिन सर्कमफ्रेंस को लेकर हम इस पॉइंट को फिनिश करेंगे, जो कि आपके लिए एज अ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी वर्क करेगा. कि अगर मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके का स्टडी मटेरियल है जिसमें आपको ये नोट के फॉर्म में लिखना है और आपको उसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल भी डालना है, उसके एप्लीकेशंस भी डालने हैं, उसके एडवांटेजेस भी डालने हैं, डिसएडवांटेजेस भी डालने हैं, उसका कौन से रिसर्च में काम हुआ वो भी डालना है. तो फॉर दैट पर्पज़ ये आपकी आउटलाइन आपके लिए काफ़ी वर्क करेगी.
So in that outline, we will discuss about bright field microscope. First, working principle, how it used to, and what are the disadvantages. Clear? Now, as in terms of a definition of any technique, सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो उसको डिफाइन करेंगे. तो ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप होता क्या है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एक सिंपल ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, क्योंकि ये नाम से ही हमको समझा रहा है ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. दैट मीन्स इसका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा, दैट मीन्स जो फील्ड होगा, इट शुड बी ब्राइट इन नेचर. अगर हमको कोई विजन देखना है या हमको कोई इसके ऊपर पिक्चर देखना है, तो अगर पीछे ब्राइटनेस है और वो चीज़ हमको क्लियरली दिख रही है, तो इट शुड बी कंट्रास्ट इन नेचर, दैट मीन्स डार्क इन नेचर. तो जो आपकी इमेज आएगी ऑब्जेक्ट की, वो डार्क होगी और वो आपको किस पे शो होगी? एक ब्राइट फील्ड पे. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड ऑफ अ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप एंड दिस इज अ बेसिक वन. ओके, नाउ व्हाट आर द रोल इन साइंसेस? अब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको एज इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन भी पढ़ते जाएंगे तो आपको इसका इजी मीनिंग आप समझ पाएंगे, अपने अंदर ले पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा पर्पस है आपको ये समझाने का, टू मेक यू कैपेबल कि आप इस टॉपिक को समझ पाएँ और इस टॉपिक के कंसेप्ट को आगे लगा पाएँ. क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि अपन कंसेप्ट समझ के वहीं रख देते हैं और उसको आगे परस्यू नहीं करते हैं. नहीं, पर हमारा पर्पस वो नहीं है. हमें उस कंसेप्ट को आगे कनेक्ट करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह आके रुकती नहीं है. टेक्नोलॉजी हमेशा एक से दूसरे से तीसरे से कनेक्ट करती है, जो कि वेलफेयर के लिए काम करती है. वेलफेयर दैट मीन्स फॉर गुडनेस, जिससे कि हमको और बेटर रिसर्च मिल सके, बेटर रिजल्ट्स मिल सके उस वे में. तो आपकी सोच भी वैसे ही डेवलप होनी चाहिए. So the role in sciences of bright field microscope is what? Bacterial shapes as seen with the bright field light microscope. ये इसका बेसिक बिहेवियर है. जो भी बैक्टीरियल बेस्ड स्पेसिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और उनमें बहुत ज़्यादा मिंगलिंग नहीं है बेसिक्स में. कि कोई रॉड शेप है तो आपको रॉड शेप दिखेगा, कोई स्पायरल है तो स्पायरल दिखेगा, कोई फिब्रिली है तो फिब्रिली दिखेगा. तो वहाँ पर आप उसको कैटेगराइज बहुत इजी कर सकते हो. यू कैन यूज विद दैट माइक्रोस्कोप. सो फर्स्टली वी विल गोइंग टू नो बैसिलस सबटिलिस रॉड, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैसिलाई फॉर्म का होता है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है. तो ये आपका एक पिक्चर है जो कि किस पे लिया गया है? ब्राइट फील्ड लाइट माइक्रोस्कोप का है. और इसकी जो समय मैग्निफिकेशन पावर है, दैट इज योर 1000x. ये 1000x कैसे है? वी विल डिस्कस इन द सेम वीडियो लेक्चर. Now the next one, this one is your Rhodospirillum ruberum. इसका क्या केस है? इसमें जो भी स्ट्रक्चर है, that is a very spirally in nature, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा. इन दोनों ही पिक्चर्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, that is a bright field and the dark image of a object. तो यहाँ से भी इस डेफिनेशन को मैं प्रूव करती हूँ. Now the next, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है? तो लाइट माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं, बेसिकली दे आर वर्किंग ऑन अ टू टाइप ऑफ सिस्टम्स और टू टाइप ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन. वन इज योर आईपीस एंड अनदर वन इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस. सो इन केस ऑफ आईपीस में आपके पास मैक्सिमली ऑप्शंस काफ़ी होंगे, बिकॉज ऑफ नए नए माइक्रोस्कोप आते रहते हैं आपके मार्केट में. बट बेसिकली जो आपके लैब्स में आपको अवेलेबल होता है, दैट इज 10x. और अगर आपको लैब अटेंडेंट ने और दिया तो 15x की स्ट्रेंथ का आपको आईपीस वो दे देगा. लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस में आपको वेरिएशंस मिलते हैं, लाइक 5x, 10x, 60x, 40x, 100x. तो इनको भी एक बेसिक कैटेगरी में हम ड्रॉप करते हैं, जिसमें कि 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज को बेसिकली माना जाता है. वन इज योर लो पावर, दैट इज मेजरली कंसिडर्ड एज अ 10x. हाई ड्राई, दैट इज मेजरली कंसिडर्ड एज अ 40x. Oil immersion, that is majorly considered as a, or always considered as a 100x. Now after that, adjustable substage condenser. अब इन सारे जो मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ, अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं या फिर आपको इनकी मीनिंग नहीं पता है, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, जो कि लेक्चर 1 के नाम से अपलोड है सिस्टम पे. तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कि कौन से पार्ट की बात यहाँ कर रही हूँ और उस पार्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है व्हेन यू सीइंग योर ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ अ माइक्रोस्कोप फॉर अ मैग्निफिकेशन. क्लियर? तो ये सबस्टेज कंडेंसर एंड आइरिस डायफ्राम पार्ट होते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके व्यू
इमेजिनेशन के व्यू मैग्निफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर, और इनसे जो हमको रिजल्ट मिलता है दैट इज एक्चुअली टोटल मैग्निफिकेशन. Magnification is a multiplication of a two points or two substrate. One is your objective and another one is your ocular lens. Ocular lens is your eyepiece. तो इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका रिजल्ट होता है टोटल मैग्निफिकेशन का, और वही इस पिक्चर में यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है. 1000x. 1000x is a multiplied byproduct of that objective lens as well as a eyepiece one. क्लियर. यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी मैंने शो कर रखा है कि अगर आपका 10x ऑक्यूलर है और 43 ऑब्जेक्टिव है, तो इन दोनों को अगर आप इंटू करेंगे तो आपको इतना टाइम्स है, मतलब कि जो भी आपकी पिक्चर है वो इतने मैग्निफिकेशन पे आपको दिखाई दे रही है. ओके. अब ये आपका एक बेसिक माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर है जो कि ब्राइट फील्ड की तरह काम करता है. इसको मैं बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं और अगर आप इसी लेक्चर को मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे भी बात एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए. तो इसको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म प्रेजेंट करना ज़रूरी समझा. सो हम यहाँ पर मूव करते हैं लाइट सोर्स से लेके आपके आई पीस तक, दैट मीन्स फ्रॉम दिस वे. क्लियर. तो पहले तो आप अपना ये विजन सही रखिए कि मुझे लाइट सोर्स से आई पीस तक देखना है. सबसे पहले आपने क्या किया, ये नॉब ऑन किया, ब्राइटनेस को एडजस्ट किया और यहाँ से लाइट सोर्स मूव होना शुरू हुई. ये जो मैंने आपको दो वर्ड्स बोले थे, iris, diaphragm and condenser, that is actually located over this place of microscope. जब यहाँ से लाइट रेज जाती हैं तो लाइट रेज का पर्पस क्या है, अगर मैं आपको एक्चुअली मैं स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रिंसिपल समझाना चाहूँ कि अगर आप इस चीज़ को देखें और यहाँ से लाइट सोर्स मूव करे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है या फिर जो भी स्पेसिमेन आपका यहाँ पे रखा हुआ है एज इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड और ऑन द स्लाइड, तो वो यहाँ से लाइट उसमें पास हो और वो पास होकर आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में मूव करे, ऑब्जेक्टिव लेंस से आपके आईपीस में मूव करे और आईपीस से आपको दिखाई दे. तो ये हमारा एक रोल होता है. इस काम को करने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि लाइट सोर्स आपका परफेक्ट होना चाहिए, कंडेंसर परफेक्ट होना चाहिए. कंडेंसर वर्ड समझा रहा है क्योंकि हमको लाइट सोर्स को कंस्ट्रक्ट करना है जो कि ऑब्जेक्टिव के ऊपर प्रॉपर आपकी क्या दे, एक रेंज दे. नाउ द नेक्स्ट वन इज योर आपके जो मैकेनिकल स्टेज है उसको आप मूव कर पाए जिससे कि आपका जो स्पेसिमेन है या फिर जो आपका स्टक किया हुआ सैंपल है वो प्रॉपरली ऑन अ लाइन रहे. और आफ्टर दैट आप उसको जब सेट करेंगे तो वहाँ पर आपको उसकी शार्पनेस का, दैट मीन्स मैंने जैसा पहले बोला कि मैग्निफिकेशन इज नॉट ओनली द पर्पस ऑफ अ माइक्रोस्कोप. वो माइक्रोस्कोप बेस्ट होता है जो मैग्निफिकेशन के ऊपर रिजोल्यूशन भी देता है, क्योंकि हमको केवल मैग्नीफाई करके देखने से हमारे रिजल्ट्स या फिर हमें जो हमारा जो प्रोटोकॉल है वो फुलफिल नहीं होता. हमें उसके डिस्टिंग्विश बिहेवियर को समझना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी इवेंट के. तो उसको समझने के लिए हमको उसके अंदर पार्टीशनिंग देखना बहुत ज़रूरी है. वो पार्टीशनिंग हमको रिजोल्यूशन से मिलेगी और इसके लिए जो नॉब रिस्पॉन्सिबल हैं दोज आर योर फोर्स एडजस्टमेंट एंड अ फाइन एडजस्टमेंट एट द लेवल ऑफ दिस माइक्रोस्कोप. मतलब आप ये सोचें कि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है वो आपको बहुत ही एक बियॉन्ड लेवल का रिजोल्यूशन दे देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की ही है. नाउ आफ्टर दैट जब आप ये सब कुछ सेट कर देते हैं, अल्टीमेटली यू आर सेटिंग योर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड यू आर ट्राइंग टू व्यू इन दिस वे. तब आपको वो पिक्चर मिलता है, यू कैन ड्रॉ इट. और अगर आपका माइक्रोस्कोप इतना कॉम्पिटेंट है कि वो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कैमरा सेट है तो वो पिक्चर्स भी ले सकते हैं. तो दिस इज अ वे that any simple microscope or basic bright field microscope is actually working. अब यहाँ पे है वो सारे स्टेप्स हैं. यहाँ पे मुझे इसको डिस्क्राइब करने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप तक वो कंटेंट पहुँच जाए. बाकी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं दैट आई टोल्ड इन अ प्रीवियस स्लाइड, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है. क्लियर. अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको एक समराइज्ड फॉर्म में बता देती हूँ इन पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल इन दिस वन, कि जब भी आप कोई माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं या उसको क्लीन करते हैं तो हमेशा इस तरीके की मटेरियल का इस्तेमाल करें जो कि अपने पीछे प्रूफ्स ना छोड़ता. दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ टिश्यू पेपर विथ अ वेरी गुड क्वालिटी जो कि अपने फाइबर्स को ना छोड़े उसके लेंसेज के ऊपर. क्यों? फर्स्ट रीज़न, एक तो वो आपके लेंस की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं अगर इस तरीके के आप लो ग्रेड टिश्यू पेपर्स या वाइप्स यूज़ करते हैं. And another one, they may create a scratches on the lens. And another one, and very important,
आपने क्लीन किया, सब कुछ सेट किया और वहाँ पर एक फाइबर उसने छोड़ दिया। नाउ अल्टीमेटली दैट फाइबर इज 1000 टाइम्स बिग, तो आपको लगेगा कि आपकी इमेज पे ये कुछ अलग सी चीज़ है, दैट इज एक्चुअली अ रिजल्ट। तो वो आपको एक फ्लॉ क्रिएट करेगा आपके रिजल्ट्स में। यू विल बी मिसगाइडेड बाय दीज टाइप ऑफ creations that you did at the time of a cleaning. Now the next one, आप मैकेनिकल स्टेज जब सेट करते हैं तो अपने हाथ को बहुत सॉफ्ट रखें, क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंजेस में ही बहुत ज़्यादा स्लाइड्स शिफ्ट हो जाती हैं, उनकी लाइटिंग शिफ्ट हो जाती है, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा क्योर एट दैट टाइम. नाउ द नेक्स्ट, कभी भी जंप मत करिए ऑब्जेक्टिव लेंसेज में कि हम सीधे 10x से 100x पे मूव कर गए, आपकी पिक्चर्स कभी भी बहुत अच्छे सेट होंगे नहीं. So you gradually move your objective lens that is adjusted on a nose piece. For example, 5x to 10x, 10x to 40x, 40x to 100x. After that, जब आप उसको मूव करते हैं तो उसका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज ना करिए. अपने हैंड को, अपने विजन को इतना परफेक्ट रखिए कि आपको माइक्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा ट्विस्ट ना करना पड़े. इनसे इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ बनी रहती है और ये आपके साथ बहुत लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं. आफ्टर दैट, जैसे ही आपको एक व्यू दिखना शुरू हो जाता है, आपके फोकल लेंथ सेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ अ कोर्स एडजस्टमेंट नॉब, देन यू स्टार्टेड टू चेंज दैट व्यू एज इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन एडजस्टमेंट नॉब. क्लियर? आफ्टर दैट, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से मेरा कंट्रास्ट निकल के नहीं आ रहा है, या फिर जो भी आप वहाँ पे सिचुएशन फेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सबस्टेंज कंडेंसर आइरिस डायफ्राम को भी चेंज करना आपके लिए वहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका इमेज यहाँ तक पहुँच गया है कि आपने 10x पे देख लिया, 40x पे देख लिया, नाउ यू आर मूविंग टू 100x. तो 100x पर जाने के लिए आपको एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है. यू आर यूजिंग अ सेडार ऑयल और ऑयल इमर्शन, जो कि आपकी लाइटिंग को पूरा कनेक्ट कर देता है आपके स्लाइड जो, और स्लाइड के ऊपर जो कवर स्लिप लगा है वो, और उससे ऑब्जेक्टिव लेंस को और आपके सैंपल को, जिससे कि जो भी लाइट रेज है वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में जाने के लिए, जिसकी वजह से आपको एक बेहतरीन पिक्चर वहाँ पे दिखाई देती है. तो ये सारा फोकसिंग करना होता है आपको 100x पे काम करने के लिए, क्योंकि उससे पहले आपको इतने कम डिस्टेंस पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कम डिस्टेंस पे आप आते नहीं हैं तो एयर मीडियम का जो भी एबरेशन है वो आपको देखना ही होता है. अगर आप उस एबरेशन को हटाना चाहते हैं और अपने न्यूमेरिकल एपर्चर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तब आपको वहाँ जाके ऑयल इमर्शन को यूज़ करना होता है. क्लियर? जब आप ये सारा काम कर चुके, नाउ यू नीड टू बी शिफ्ट और यू रिलीज योर फोकल लेंथ. दैट मीन्स कोर्स एडजस्टमेंट से आप सारा कुछ उसको रिलीज कर देंगे, लेंसेज फ्री कर देंगे. देन उसके बाद उनको क्लीन करके प्रॉपरली अपने स्टैंड पे रख देंगे. सो दिस इज अ वर्किंग स्टाइल ऑफ एनी टेक्निक और एनी इंस्ट्रूमेंट. नाउ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि मैंने आपको बोला था इससे पहले भी कि हमेशा हमको इवोल्यूट होना पड़ता है टेक्निक के अंदर, क्योंकि हम हमेशा बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, बिकॉज वी आर अ साइंस पीपल. क्योंकि साइंस कभी भी रुकती नहीं है, साइंस इज ऑलवेज गोइंग अपसाइड, और कोई ना कोई डायरेक्शन वो ले ही लेती है. तो जब वो डायरेक्शन ले रही होती है तो हमको हमेशा बेटरमेंट की तरफ जाना होता है. तो हमको पुरानी टेक्निक में कुछ ना कुछ कमियां मिलती हैं, जिसकी वजह से हम उसको ओवरकम करते हैं नेक्स्ट बेटर टेक्निक. तो डिसएडवांटेजेस किसी भी टेक्निक में देखना विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ वेरी गुड इन द वे ऑफ अ एवोल्यूशन. सो इस केस में क्या है, ब्राइट फील्ड के जो डिसएडवांटेजेस है वो क्या है, इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, कि हमेशा हमें जो सैंपल लेना है इट शुड बी डेड इन स्टेज. मतलब आप कभी भी लाइव सैंपल को इसमें नहीं देख सकते, क्योंकि आपको वहाँ पे उसको फिक्स करना होगा केमिकली. जब आप उसको फिक्स कर लेंगे तभी आप उसको व्यू कर पाएंगे. और व्यू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे कंट्रास्ट होना चाहिए. इसका मतलब हमको डाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगर हम डाई का इस्तेमाल करेंगे तो वी नीड टू बी मेक इट डेड, हमें उसको मारना पड़ेगा, तभी वो डाई ले पाएगा, डाई छोड़ पाएगा, और जो भी आपके नंबर प्रोटोकॉल्स आप उसमें फॉलो करते हैं. 1000x पे देखने के लिए आपका माइक्रोस्कोप का गुड क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे आपको ऑयल इमर्शन की भी रिक्वायरमेंट है. ठीक है? और जो इस तरीके के सैंपल्स होते हैं जो कि काफ़ी आपके ब्राइट फील्ड से मिलते हुए कलर्स के हैं, उनको आप यहाँ काफ़ी रेयरेस्ट फॉर्म में देख सकते हैं,
क्योंकि जब भी कोई मिलता हुआ बैकग्राउंड से आपकी इमेज मैच करती है तो उस केस में आपको क्लैरिटी मिलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। उस केस में आपको इस तरीके के माइक्रोस्कोप्स को देखना होता है जो कि फेज डिफरेंस के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसमें फेज डिफरेंस करता है तो आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। तो ये भी एक इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेड एरिया है। अगर आप 100x पे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस है कवर स्लिप, स्लाइड एज वेल एज लेंस, इनके बीच में काफ़ी कम हो जाता है, तो मोर ओवर यू आर जस्ट टचिंग योर कवर स्लिप। अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और यू जस्ट मेक ए फोर्स ऑन द कवर स्लिप, तो आपका रिजल्ट वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, क्योंकि कवर स्लिप्स आर वेरी थिन इन नेचर एंड दे में क्रैच्ड ऑन दैट सरफेस, मतलब वो वहाँ पे टूट सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपका एक रिजल्ट जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और जैसे कि क्लीनिंग प्रोसेसेस काफ़ी मैनुअल हैं, तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप फाइबर्स वगैरह को अगर वहाँ छोड़ देते हैं तो वहाँ पे एक फ्लॉ या फिर आपको फॉल्स रिजल्ट मिलने के चांसेस वहाँ बढ़ जाते हैं। So these are the disadvantages in case of bright field microscope, and that we will overcome in next coming lights microscope more techniques. Okay, so hopefully you will understand the concept of bright field microscope and you will enjoy that video. और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चन हैं इस टॉपिक को लेकर, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आई विल डिस्कस देम। और अगर कुछ ऐसा टॉपिक बनता है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। एंड थैंक यू टू वॉचिंग एंड टू लिसनिंग माई कंसेप्ट, नॉट माई, दैट मीन्स बेसिक और फैक्ट ऑफ माइक्रोस्कोप। और इसी तरीके से इन वीडियोज़ में आप बने रहिए, आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छे नॉलेजेबल सब्जेक्टिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। थैंक यू।